सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात पश्चिमी एशिया में युद्ध वाले संकट की करते हैं, जहां ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। एक तरफ शांति प्रस्ताव और बातचीत वाली चर्चा है, तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी है। इसमें अगर किसी एक शख्स की केंद्रीय भूमिका है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो एक दिन शांति समझौते की बात करने लगते हैं तो अगले ही दिन युद्ध की आग भड़काने की धमकी देने लगते हैं। पिछले 72 घंटों का पूरा घटनाक्रम देखें तो साफ लग रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं, जिसमें पहले वार्ता के लिए नया प्रस्ताव भेजा और इसके तुरंत बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब ईरान के तटीय इलाकों में हमले शुरू कर दिए, जिससे ईरान भड़का हुआ है। ऐसे में पूरी आशंका है कि ईरान अमेरिका के शांति प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर ईरान ने प्रस्ताव की सभी शर्तें नहीं मानी तो युद्ध का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। आज ईरान ट्रंप के प्रस्ताव पर जवाब देगा। अगर ये जवाब उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यानी आज रात ईरान जो जवाब देगा उस पर एक तरह से पश्चिमी एशिया का भविष्य टिका हुआ है। हालांकि अभी तक जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज पर अमेरिकी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के तेवर और भी विध्वंसक हैं। दावा है कि हॉर्मुज के करीब तटीय इलाकों की तरफ ईरानी सैनिकों की मूवमेंट है। बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती हो रही है, यानी दोनों तरफ से युद्ध वाले संकेत दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना भी खुद को युद्ध के लिए तैयार बता रही है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से पश्चिमी एशिया में उड़ान भर रहे एक F-16 जेट की तस्वीर पोस्ट की गई है। इसके साथ लिखा कि पूरे अरब रीजन में अमेरिकी सेना वॉर मिशन मोड में तैयार है। इसके पहले समंदर में अमेरिकी वॉरशिप की कुछ और तस्वीरें पोस्ट की गई, जिसका मकसद ये बताना था कि अमेरिकी नाकाबंदी जारी है और उसे समंदर में कोई चुनौती नहीं मिल रही है। अमेरिका की इस तैयारी के अलावा वो 7 संकेत भी समझ लीजिए जिनसे महायुद्ध वाले रुझान मिल रहे हैं। पिछले 72 घंटे से हॉर्मुज के पास ईरान और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य संघर्ष चल रहा है। ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ने ईरानी बोट्स को तबाह किया। हॉर्मुज के पास ईरानी तेल टैंकरों पर लगातार अमेरिकी हमला हो रहा है। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए बदले की धमकी दी है। युद्ध का तीसरा संकेत यूएई से आ रहा है, जहां ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ये तनाव किसी भी वक्त भीषण युद्ध में बदल सकता है। युद्ध का अगला संकेत संवर्धित यूरेनियम पर ईरान के सख्त रुख से मिल रहा है। अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर करने की शर्त नहीं मानता तो युद्ध करीब करीब तय मानिए। इसी आशंका को देखते हुए ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से बड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। ट्रंप तो पहले ही ये कह चुके हैं, अगर डील नहीं हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को संदेश भिजवाया है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुरंत हमला कर दे। ये तेवर और तैनाती युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। इस बीच शांति वार्ता के लिए जो कोशिश हो रही है उसका अपडेट भी आप जान लीजिए। अमेरिका ईरान मध्यस्थों के जरिए 14 पॉइंट वाले समझौते पर काम कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को लेकर नर्म रुख दिखाया है। ऐसे में अगर ईरान ने सकारात्मक जवाब दिया तो शांति वार्ता पर बात आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मीटिंग भी हो सकती है। हालांकि ईरानी सत्ता में मतभेद के बीच ऐसा हो पाना आसान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका से वार्ता को लेकर ईरान की सत्ता में मतभेद हैं। IRGC वार्ता को आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं है। वो किसी कीमत पर अमेरिकी शर्तें मानने के पक्ष में नहीं है। IRGC का साफ कहना है कि संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर नहीं किया जाएगा और वार्ता में ईरानी हितों का खास ध्यान नहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट में दावा है कि IRGC अमेरिका से युद्ध जारी रखना चाहती है, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ तो IRGC को अपना दबदबा कम होने का डर है। इस बीच एक आशंका यह भी है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका तुरंत हमले शुरू कर देगा। ट्रंप ने इसको लेकर ईरान को चेताया भी है, धमकी दी है कि अगर सही तरीके से डील नहीं की तो ईरान को पछताना पड़ेगा। इस धमकी का ईरान ने भी आक्रामक जवाब दिया। कहा कोई भी दबाव ईरान को नहीं झुका सकता। ईरानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि उसकी सैन्य ताकत का अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने गलत अनुमान लगाया है। दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से 120% और तैयारी 1000% ज्यादा है। अब बम बारूद वाली फायरिंग होगी या नहीं, ये तो आज रात तय हो जाएगा।
लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग खूब हो रही है। फिलहाल युद्ध वाले तनाव का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां इस वक्त काफी एक्शन है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर हमले कर रहे हैं। इसके लिए 2 टारगेट हैं। पहला टारगेट है ईरान के वो तटीय इलाके जहां ईरानी नौसेना की मौजूदगी है, केशम द्वीप, और दूसरे तटीय इलाके पर हमले कर ईरान की छोटी नावों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि अमेरिकी नाकाबंदी को किसी तरह की चुनौती न मिले। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी टारगेट किया है। ईरान ने कहा है कि उसके 2 टैंकरों पर फायरिंग की गई है। ये पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल टैंकरों पर सीधा हमला किया गया है, क्योंकि इन टैंकरों की वजह से ट्रंप की नाकाबंदी का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। नाकाबंदी का मकसद ईरान के तेल निर्यात को बंद करना था ताकि ईरान की स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाए और उसे अपना तेल उत्पादन ही बंद करना पड़े। कुछ हद तक अमेरिका इस मकसद में कामयाब भी रहा। ईरान का तेल निर्यात भी प्रभावित हुआ और उसकी स्टोरेज क्षमता पर भी दबाव बढ़ा, लेकिन ईरान ने तेल टैंकरों के तौर पर इसका तोड़ निकाल लिया। दावा है कि ईरान ने तेल स्टोर करने के लिए अपनी शैडो फ्लीट के कई टैंकर समंदर में उतार दिए। ईरानी तटों के पास ऐसे करीब 70 टैंकर मौजूद हैं जो समंदर में तैरते हुए एक ईरान के तेल गोदाम की तरह काम कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की इसी रणनीति को काउंटर करने के लिए तेल टैंकरों को टारगेट कर रहा है। अगर वो टैंकरों में तेल स्टोर करने से रोक देता है तो ईरान की स्टोरेज क्षमता पर जल्दी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में ईरान को तेल के कुएं बंद करने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है। तेल उत्पादन ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है, जिसे टारगेट कर ईरान अमेरिका को झुकाना चाहता है। तेल टैंकरों पर हमले वाली यही ट्रंप नीति समंदर में बड़े युद्ध की आग भड़का सकती है। अब दुनिया के दूसरे वॉर फ्रंट की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ है यूक्रेन। दोनों देश 4 वर्ष से ज्यादा वक्त से एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन इन बारूदी बारिश को 3 दिन के लिए रोक दिया गया है। दोनों देशों के बीच 9 से 11 मई तक 3 दिन सीज फायर रहेगा। सीज फायर के दौरान हमले नहीं होंगे। रूस की विक्ट्री डे परेड की वजह से ऐसा किया गया, लेकिन दुनिया में कहीं भी सीज फायर का जिक्र हो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए ट्रंप ने अपनी सीज फायर चैंपियनशिप में नई जीत का दावा कर दिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट लिखकर कहा कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। ट्रंप के मुताबिक ये युद्ध विराम उन्होंने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधे बात कर तय कराया है। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में 3 दिन का सीज फायर रहेगा। इस दौरान कोई नया हमला नहीं होगा। दोनों देश 1000 कैदियों की अदला बदली करेंगे। इसके लिए मैंने दोनों देशों से अनुरोध किया था। राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया है। इसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि ये सीज फायर लंबा चले। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों का कहना है कि सीज फायर सिर्फ 3 दिन के लिए लागू रहेगा। युद्ध की सत्ता के बाद अब आपको बंगाल की उस सत्ता का वीडियो एल्बम दिखाते हैं जिसके नए अधिकारी हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में पहली बार कमल खिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले सीएम बन गए हैं। मंच पर पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शुभेंदु ने शपथ ली और इसी के साथ आज से बंगाल में सत्ता अपडेट हो गई है। वर्ष 2011 में लेफ्ट के मजबूत किले को गिराकर ममता बनर्जी ने बंगाल जीता था। इसके बाद 15 वर्षों तक राज्य में उनका शासन चला, लेकिन अब की बार बंगाल में ऐसा परिवर्तन हुआ कि न सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला बल्कि सियासी युग भी बदल गया। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए इसी परिवर्तन पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए बंगाल की सत्ता का वीडियो एल्बम तैयार किया है, जिसमें बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। विशेष बात यह है कि शुभेंदु का शपथ ग्रहण रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन हुआ। पीएम ने उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं दी। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको टीम शुभेंदु से भी मिलवाते हैं, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है और क्षेत्रीय संतुलन भी है। पहला नाम दिलीप घोष, जिन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाला अहम किरदार बताया जाता है। वो सदगोप समुदाय से आते हैं। अग्निमित्रा पॉल, जो बंगाल में बीजेपी के लिए बड़ा महिला चेहरा है और वो आसनसोल दक्षिण से दूसरी बार विधायक बनी है। शुभेंदु टीम में राजवंशी समाज से आने वाले निशित प्रमाणिक भी मंत्री बने हैं। इससे बीजेपी ने कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर बेल्ट को विश्वास दिलाया है कि बंगाल सरकार केवल कोलकाता केंद्रित नहीं रहेगी।
बीजेपी ने मतुआ समाज से आने वाले अशोक कीर्तिनिया को शपथ ग्रहण के पहले दिन मंत्री बनाकर भी सियासी संदेश दिया है। साथ ही रानी बांध सीट से विधायक बने खुदीराम टुल्लू ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पहले सीएम बने शुभेंदु अधिकारी खुद एक प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार से आते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु रविंद्रनाथ टैगोर के घर भी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे बांगला बांगाली बांगलार संस्कृति কবিগুরুকে বাদ দেওয়া হয় না। কবিগুরুর চেতনাতে কবিগুরুর ভাবনাতে হবে। তার আজকে শুভ সূচনা। একটাই মন্ত্র স্বামীজির, চোরইবতী चोरईबती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। और प्रत्याशित था वही हुआ जो हम लोग, हमारा परिवार, हमारा मिदनापुर का आदमी का जो प्रत्याशित था वही हुआ। वही अर्थनीति चाहिए, अनएम्प्लॉयड यूथ का अच्छा होगा, वो लोग खाने पीने सकेगा, वही चाहिए और कुछ नहीं। যাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী তারাই করবে তাকে। বাবার কাছ থেকে শুভেন্দু বসু যখন তার বাবা ছিল সেরকম লড়াই করত, সিপিএমের সঙ্গে মারপিট করে, আর 5 বছর ধরে জীবনটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে 3 বার, একবার নয় 3 বার। যাদের জন্য তাদের করুন, তারা ভালো থাক, আমরা ভালো থাক। अब बंगाल के वीडियो एल्बम के 2 ऐसे वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं और इसका केंद्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला वीडियो पीएम के दंडवत प्रणाम का है जो उन्होंने बंगाल की जनता को किया। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी मंच पर घुटनों के बल बैठे और जनता को नमन किया। इसके अलावा उनका एक और वीडियो चर्चा में है जिसमें उन्होंने मंच पर मौजूद 58 वर्ष के एक बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष के, माफ कीजिएगा। जब शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण चल रहा था तब मंच पर 98 साल के एक बुजुर्ग भी मौजूद थे जिनके बारे में पहले शायद ही कोई जानता हो, लेकिन अब ये नाम ट्रेंड कर रहा है। माखनलाल सरकार, जिनके पास पीएम मोदी मंच पर आते ही पहुंचे, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उनके साथ ही कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया और ये लिखा, कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान श्री माखनलाल सरकार जी से मिलने का अवसर मिला। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के बीच काम किया है और हमारी पार्टी को मजबूत बनाया है। असल में माखनलाल सरकार का राजनीतिक संघर्ष दशकों पुराना है। 1952 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में तिरंगा फहराने का आंदोलन शुरू किया था, तब माखनलाल सरकार उनके कदम से कदम मिलाकर साथ मौजूद थे। इस आंदोलन के चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद उन्हें बंगाल के अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। तब उन्होंने सिर्फ 1 साल में 10,000 नए सदस्यों को बीजेपी से जोड़ा। साल 1981 में 7 वर्षों तक पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज बंगाल में मिली जीत के पीछे ऐसे ही जमीनी नेताओं का संघर्ष है जिसका पीएम ने सम्मान किया। जान दे दिया पापा पार्टी के लिए। आज जब बीजेपी सरकार गठन किया तो हम लोग को ऐसा लगा मेरा पापा का जो पापा पार्टी के लिए कष्ट किया, आज पापा का सफल हो गया, सब कुछ, सब दुख पापा का चला गया। तो कितना स्ट्रगल किए थे उन्होंने पार्टी के लिए? बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने तो श्यामा प्रसाद जी के साथ गया था, उसको किताब पढ़ता था घर में आके, पार्टी के लोग आने से उसके साथ में बात करता था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ देर बाद पीएम मोदी की कुछ और तस्वीरें सामने आईं, जिसमें वो उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले जिनकी जान बंगाल में बीजेपी के विस्तार और संघर्ष में गई, जिनके नाम थे देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों के परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदना जताई। शुभेंदु अधिकारी की शपथ के साथ बंगाल की सत्ता अपडेट हो गई है।
इससे जुड़ी भी दो दिलचस्प तस्वीरें देखिए। पहली बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के एक्स हैंडल की है। ममता ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया है। दीदी ने अपने बायो में माननीय मुख्यमंत्री हटाकर शब्द लिया है और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक अध्यक्ष के साथ 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा की सीएम लिख दिया है, लेकिन नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री शब्द लिखने से परहेज किया है। दूसरा बदलाव शुभेंदु अधिकारी के नाम के साथ हुआ है। जब विधानसभा में लगी नेम प्लेट में शुभेंदु अधिकारी के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिख दिया गया। वैसे बंगाल में सत्ता और सरकार तो बदल गई है, लेकिन सियासी कलेश अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस पर भी आप एक रील देखिए। पचहत्तर साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है, जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है। नहीं तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा। 5 साल पहले भाजपा में आया, गिन गिन कर गालियां देता था आरएसएस को और मोदी को, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। सत्ता में अब बात करते हैं उस विजय की जिसकी बहुमत वाली राह में मौजूद कांटे अब दूर हो रहे हैं, या फिर ये कहें कि स्पष्ट आंकड़ों के साथ अब दूर हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से पूरे देश की नज़र तमिलनाडु में सत्ता वाली हलचल पर है। आज भी तमिलनाडु से कई बड़े अपडेट हैं, जिसमें वहां के नए सुपरस्टार विजय थलापति के लिए शुभ समाचार है, जिसकी कहानी वीसीके के समर्थन पत्र वाली ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार तमिलनाडु में विजय थलापति की सत्ता का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। थोड़ी देर पहले विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की। विजय के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुमत वाले आंकड़ों को लेकर संवैधानिक सवाल उठ रहे थे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पर भी कई सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें, विजय थलापति 3 दिन राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन तीनों दिन राज्यपाल ने यह कहकर सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया कि उन्हें 118 बहुमत वाला समर्थन पत्र चाहिए। आज फिर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। अब विजय थलापति को नंबर मिल चुका है। अब यह संख्या 121 तक पहुंच चुकी है। अगर विजय थलापति अपनी 2 सीट में से 1 से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद भी नंबर 120 रहेगा, यानी बहुमत से 2 विधायक ज्यादा। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आप जान लीजिए। आज 2 विधायक वाली पार्टी वीसीके ने समर्थन की घोषणा कर दी। वीसीके ने राज्यपाल को चिट्ठी देकर टीवीके को समर्थन देने की जानकारी दी है। आज वीसीके दफ्तर के बाहर टीवीके और वीसीके के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। वीसीके के बाद IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। पार्टी के पास 2 विधायक हैं। तमिलनाडु में सत्ता वाली इस कहानी में राज्यपाल का जिक्र बार बार हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल को जनादेश का संवैधानिक रूप से सम्मान करना चाहिए। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर राज्यपाल की भूमिका त्रिशंकु वाली स्थिति में क्या होती है और देश में अब तक क्या होता रहा है। इसके कई उदाहरण भी हैं। कुछ चीजें स्पष्ट हैं। जब भी किसी राज्य में त्रिशंकु सरकार की स्थिति बनती है तो राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाती है। राज्यपाल कई फैसले अपने विवेक से लेते हैं। इसका अधिकार भी संविधान से उन्हें मिला है। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाता है। राज्यपाल आमतौर पर सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। विजय थलापति 3 बार लोक भवन से लौट चुके हैं। दूसरा है बहुमत का प्रमाण। इसके तहत राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि सरकार बनाने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त संख्या है या नहीं। वो औपचारिक समर्थन पत्र की मांग कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट यानी शक्ति परीक्षण भी विकल्प है। अगर राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं तो वो उन्हें एक निश्चित समय सीमा में विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश है। अगर कोई भी दल
निश्चित समय सीमा में बहुमत नहीं जुटा पाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। वैसे विजय के विजय पथ में अभी और भी कई ट्विस्ट आने बाकी है। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ उदाहरण के साथ इसका विस्तृत विश्लेषण भी आइए करते हैं। 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। मामला अदालत में जाने के बाद भी बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा था, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। 2019 में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, देखने को मिली इस तरह की परिस्थिति। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के 15 दिन के बाद भी किसी की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी के बागी नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। यह सरकार मात्र 80 घंटे चली। कहानी सिर्फ राज्यों की ही नहीं है। केंद्र में भी कई बार अल्पमत वाली स्थिति में राष्ट्रपति ने बहुमत नहीं होने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार का किस्सा भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक है। वर्ष 1996 के आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने परंपरा का पालन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। बहुमत नहीं पूरा होने पर सिर्फ 13 दिन में सरकार गिर गई थी। अगली कहानी और भी दिलचस्प है। 1991 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने पीवी नरसिम्हा राव को सरकार बनाने का न्योता दिया, इस शर्त के साथ कि 4 सप्ताह के भीतर बहुमत साबित करना होगा। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 15 जुलाई 1991 को शक्ति परीक्षण हुआ। शक्ति परीक्षण में नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अब बात करते हैं पंजाब में छापेमारी वाले कलेश की, जिसमें सियासी चिंगारियां हैं। केंद्र सरकार से सवाल है, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल वाले आरोप भी हैं। ईडी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। आज सुबह हुई रेड के वक्त वो चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद थे। इसके बाद करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई। ईडी की टीम उन्हें दिल्ली ले गई। ईडी का दावा है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी फर्म के जरिए मोबाइल खरीद की है, जिसमें फर्जी बिक्री और एक्सपोर्ट के जरिए पैसे कमाए हैं। आरोप है कि इस प्रक्रिया में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और व्यक्तिगत लाभ कमाया गया। सच क्या है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। ईडी के एक्शन पर 2 बड़े बयान दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि मोदी राज में एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी कहा है कि ईडी को पार्टी तोड़ने में लगाया गया है, किसी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए नहीं लगाया गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ये कहा है कि ईडी रेड का मकसद ब्लैक मनी पकड़ना नहीं है, बल्कि दबाव डालकर बीजेपी में शामिल कराना है। ये बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है, आज ईडी ने यहाँ रेड कर दी, आज ईडी ने वहाँ रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, ईडी की पूरी दिल्ली की टीम, केंद्र की टीम सारी जो है वो पंजाब के अंदर आ गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 हथियार ने बीजेपी को जिन्हों का राजनीतिकरण हो गया। अज सवेरे संजीव अरोड़ा के घर ईडी आई है, इस वक्त छापा चल रहा है, कुछ नहीं मिलया पहला, हुण भी नहीं कुछ लभना, सिर्फ बस ये कहना है कि तेरे बिजनेस के जिहड़े काम ने फिर वो बंद कर देंगे, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन कर। ये इदां डरा के करते, ये होर सूबे तो कर सकते होंगे। पंजाब पूजा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।